नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, एमपीटीए वर्ग 3 का जो पात्रता परीक्षा का पेपर हुआ था उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। तो कभी भी उसकी चयन परीक्षा हो सकती है। और साथियों, आप लोगों को पता है HTET PRT जिसके अंदर लेवल फर्स्ट है, उस लेवल फर्स्ट का भी कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो इन दोनों के अंतर्गत प्यारे साथियों, आप लोगों को पता है पर्यावरण अध्ययन का पोर्शन दे रखा है। तो प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए इन दोनों की एक बेहतरीन और शानदार क्लास आप लोगों को पढ़ाई जा रही है। तो पर्यावरण अध्ययन दोनों के सिलेबस में दे रखा है। तो आज हम पर्यावरण अध्ययन के एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है हमारे पेड़ पौधे। प्यारे साथियों, इस टॉपिक से हमने इस क्लास के अंदर टोटल 50 प्रश्न की चर्चा की है। और यह वह प्रश्न है जो या तो HTET में पूछे गए हैं या MPTET में पूछे गए हैं। दोनों में पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है। इसी टॉपिक के सभी प्रश्न होने वाले हैं, यानी कि हमारे पेड़ पौधे से रिलेटेड ही प्रश्न इसमें होने वाले हैं। तो क्लास को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और क्लास को देखने के बाद बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्यारे साथियों, हमारा मोटिव है कि शिक्षक बनकर रहेंगे। इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन और शानदार और जबरदस्त प्रश्नों के साथ में। प्रश्न है आप लोगों के सामने, पौधे के ऊपरी भाग में वाष्प के रूप में जल की क्षति को कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं साथियों, दूसरा प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, श्वसन कहते हैं या वृद्धि कहते हैं। तो पौधे के ऊपरी भाग में वाष्प के रूप में जल की क्षति को जो कहा जाता है प्यारे साथियों, वो कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। यानी कि पौधे के द्वारा जो जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वहीं आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है कि जो वाष्पोत्सर्जन है इसकी दर की मापने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है इसकी क्रिया की दर जो मापी जाती है उसको किससे मापा जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए पोटोमीटर, कौन सा यंत्र साथियों? पोटोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिएगा, ठीक। वहीं पौधों की यदि हम बात करें कि पौधे जो होते हैं ये वाष्प का उत्सर्जन जो है, पौधों की बात करें हम कि ये वाष्प का उत्सर्जन कहाँ से करते हैं, तो पौधों के अंतर्गत जो पत्ती पाई जाती है प्यारे साथियों, इन पत्तियों में जो होता है वो स्टोमेटा होता है। क्या होता है? स्टोमेटा। सर, स्टोमेटा मतलब कि इनमें पाए जाते हैं रंध्र, और इन्हीं रंध्रों के माध्यम से पौधों के अंतर्गत शोषण की प्रक्रिया होती है और इन्हीं से वाष्प का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, या वाष्प के रूप में पानी क्या निकलता है? बाहर की ओर निकलता है। यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। आपके सामने यहाँ पर 4 कार्य दे रखे हैं, इनमें आप लोगों को विचार करना है, ठीक। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित या भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। यानी कि पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। इन चारों में से हमें क्या क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर इनमें से जड़ों के कार्य क्या हैं? BCD यानी कि ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित करना, या पानी और खनिजों को अवशोषित करना, या ACD या AB या CD। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, वो हो जाएगा आप लोगों के सामने दूसरे का सही जवाब है B, यानी कि ACD। अब ACD क्या है? यानी कि जड़ों का कार्य होता है पौधों को सहारा देना, C का मतलब है भोजन संचित करना और भंडारण करना, और पानी और खनिजों को क्या करना? अवशोषित करना। ये कार्य होते हैं किसके? जड़ के। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने यहां पर दे रखा है। क्या? निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं पाई जाती? ये आप लोगों को बताना है कि नाइट्रोजन पाए जाने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं होती है, कौन से पौधे में नहीं होती है। तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने यहाँ पर, जैसा कि पहला है तुलसी, दूसरा ऑप्शन है मूंगफली, तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है आप लोगों के सामने स्वीट पी, जिसे हम कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं? स्वीट पी को बोला जाता है मीठी मटर, ठीक है। और वहीं यदि हम बात करें बगीचे वाली मटर या गार्डर पी, तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों के सामने तुलसी,
क्या हो जाएगा, तुलसी। यानी कि जो तुलसी होता है इसमें इसकी ग्रंथियां जो होती है इसमें क्या नहीं होता है, नाइट्रोजन जोड़ने वाला बैक्टीरिया नहीं पाया जाता। तुलसी जो है एक औषधि वाला पौधा है, ये आप लोगों को पता होगा। इसका इस्तेमाल जो है वो किस में किया जाता है, तो औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ये किस प्रकार का पौधा है, तो ये एक द्विबीजपत्री पौधा है, द्विबीजपत्री पौधा, द्विबीजपत्री, ये आपको पता होना चाहिए। द्विबीजपत्री के अलावा और इसकी क्या विशेषता है, तो द्विबीजपत्री के अलावा कभी कभी आ सकता है कि किस प्रकार का पौधा है, तो ये शाकी पौधा है। इसे लोग जो है हिंदू धर्म के अनुसार यदि देखा जाए तो लोग इसे अपने घरों में लगाते हैं। ठीक, घरों में शुभ चिंतक के रूप में या शुभ मुहूर्त के लिए इसके लिए इसको लगाया जाता है, किसको, तुलसी को। ठीक, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ओसीमम सेक्टम, इसका वैज्ञानिक नाम है, क्या है, ओसीमम सेक्टम, ओसीमम सेक्टम। ये किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये वैज्ञानिक नाम है तुलसी का। इतनी महत्वपूर्ण बातें मैंने आप लोगों को बता दी है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है, ऐसा कौन सा पौधा है जो क्या है भैया, परजीवी है। परजीवी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि परजीवी का मतलब क्या। तो परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो कहीं ना कहीं दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं ना, दूसरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, से अपना भोजन प्राप्त करते तो उन पौधों को हम जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, परजीवी कहते हैं। तो परजीवी के रूप में यहां पर कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन में पहले दे रखा है आपके सामने क्या, पीपल। दूसरा होता है आप लोगों के सामने, दूसरा क्या है, अंगूर, अमरबेल, मनी प्लांट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने अमरबेल। क्या हो जाएगा, अमरबेल, यानी फोर्थ का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, इसका उदाहरण जो है अमरबेल है। इसके अलावा और कौन हो सकते हैं, तो परजीवी के रूप में अमरबेल की तरह जो है आप लोगों ने देखा होगा कुछ छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जिन कीड़े के रूप में आपने देखा होगा जू, ये भी परजीवी है। जू के अलावा टिक, ये भी क्या है, परजीवी है। परजीवी के अलावा यदि आपने देखा होगा मच्छर, ये भी क्या है, परजीवी है। तो मच्छर भी परजीवी। एंट अमीबा, ये भी क्या है, परजीवी है। तो ये सभी जो मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, मच्छर, एंट अमीबा, जू, टिक, ये सब क्या है, तो ये परजीवी हैं जो दूसरे के ऊपर आधारित रहकर अपने भोजन का निर्माण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। यानी कि पटसन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए यहां पर, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तना से, बीज से, या फिर यदि देखा जाए फूल से या पत्ती से। तो यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, पटसन का जो रेशा होता है पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये होता है तने से। किससे होता है, ये तने से होता है। इसी पटसन को और क्या कहा जाता है, पटसन को कहा जाता है पाट भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। या इसी को एक और नाम से जाना जाता है, पटवा भी कहा जाता है। पाट भी कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, पटवा कहते हैं। ये एक कैसा पौधा होता है, तो ये भी द्विबीजपत्री होता है, द्विबीजपत्री। और द्विबीजपत्री के साथ साथ और किस प्रकार का पौधा होता है, ये जैसे हमने तुलसी के बारे में पढ़ा था वो शाकी पौधा होता है, लेकिन ये शाकी पौधा नहीं होता है, ये रेशेदार पौधा होता है। कैसा होता है, ये रेशेदार पौधा है। इसका तना जो होता है वो पतला होता है और कैसा होता है, बेलनाकार। तना जो होता है पटसन का, ये कैसा होता है, पतला होता है, और पतला होने के साथ साथ कैसा होता है, इसका तना बेलनाकार होता है। ठीक है, ये इतनी सारी बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके पौधे से जो है रेशे को जब अलग कर लिया जाता है तो उससे किस चीज का निर्माण किया जाता है, तो पटसन से जिन चीजों का निर्माण होता है वो होते हैं जैसे कि रेशे। ठीक, या इनसे जो निर्माण किया जाता है वो बोरे का निर्माण किया जाता है, या फिर इन्हीं से दरी का निर्माण किया जाता है, या इन्हीं से टाट का निर्माण किया जाता है, या रस्सियों का निर्माण किया जाता है। तो ये सारी की सारी जो चीजें लिखी हैं, इन सभी के निर्माण में जिसकी आवश्यकता होती है वो आवश्यकता होती है किसकी, पटसन की। वहीं पटसन को जो संस्कृत भाषा है उस संस्कृत में और किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को जूट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, जूट के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए भैया, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से किसको बीजपत्र कहते हैं। यानी कि बीजपत्र जो है वो किसको कहा जाता है, तो बीजावरण को, बीजांड द्वार को, बीजपत्ती को, या भ्रूण को। तो बीजपत्र के नाम से जिसको जाना जाता है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भ्रूण। ठीक, तो जो
भ्रूण होता है, इसी के माध्यम से किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। वहीं ये जो होता है बीजावरण क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो पुष्प होता है उस पुष्प में जो इस टाइप से एक होता है जिसे हमने कहीं ना कहीं अंडाशय कहते हैं, इसी के अंदर यदि देखा जाए तो किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहीं पर इसके ऊपर जो आवरण होता है इस प्रकार से भ्रूण के ऊपर, सॉरी बीजांड के ऊपर जो आवरण होता है इसे बोलते हैं बीजावरण, और कहीं ना कहीं इसी में एक द्वार होता है जिसे हम बोलते हैं बीजांड द्वार। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि वह गांव कौन सा है। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, उत्तरांचल में है। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान में, यानी कि खेजड़ी पेड़ों के कारण है उसका नाम खेजड़ी पड़ा है। तो ये कहां पर है, तो ये है राजस्थान में, और ये झाड़ीदार वृक्ष है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि दांत के दर्द के लिए उसका उपयोग किया जाता है, तो वह पौधा कौन सा है। तो सौंफ है, लौंग है, मेथी है, अफीम के बीज है। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लौंग, यानी कि लौंग का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, तो दांत वगैरह के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को बता चुका हूं भैया कि यह जो हम क्लास पढ़ रहे हैं ये HTET और MPTET दोनों के लिए है, और इसमें वो सारे प्रश्न शामिल किए गए हैं जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक, और आपको पता होना चाहिए जो लौंग की यदि हम बात करें तो यह कैसी फसल है, तो लौंग एक मसाला वाली फसल है। लौंग जो है ये कैसी फसल है, तो मसाला वाली फसल है। लौंग की खेती कहाँ पर की जाती है, तो लौंग की खेती भारत के कई राज्यों में की जाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी की जाती है, वहीं बिहार में भी की जाती है, वहीं पश्चिम बंगाल में यदि आप देखोगे तो वहाँ पर भी इसकी खेती होती है, और कुछ स्थानों में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी इसकी खेती होती है। ठीक है, इसकी जो खेती होती है वो कौन से क्षेत्र में होती है, कौन से मौसम वाले इलाके में होती है, तो लौंग की खेती जो होती है वो गर्म व नरम क्षेत्रों में इसकी खेती होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लौंग की खेती में केवल यही क्षेत्र है क्या, जी नहीं, इसके अलावा यदि आप देखोगे तो तमिलनाडु में भी की जाती है, मतलब बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर लौंग की खेती की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है, तो ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो गिलहरी, बाघ, सांप, बिल्ली। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों के सामने गिलहरी। ये ज्यादातर पेड़ पौधों पर रहने वाला एक जीव है, और इसकी यदि हम बात करें तो इसके दांत जो होते हैं वो हमेशा क्या होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। सिकोन पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है, सिकोन पेड़, या फिर इस तरह से ये भी आता है सिनकोना, क्या आता है, सिकोन के नाम से भी है और सिनकोना के नाम से भी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस सिनकोना पेड़ के कौन से भाग से मलेरिया उपचार की दवाई बनाई जाती है, तो छाल से, पत्ते से, बीज से, जड़ से। तो सिनकोना जो वृक्ष है इसकी छाल से जो दवा बनाई जाती है उस दवा का नाम क्या है, उस दवा का नाम है कुनेन। और इस कुनेन नामक दवा से किसका उपचार किया जाता है, तो कुनेन नामक दवा से जिसका उपचार किया जाता है वो है मलेरिया, यह आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है। निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं, ऐसे कौन से पौधे हैं जिनके बीज जो हैं वो पशुओं के द्वारा एक तरीके से देखा जाए तो प्यारे साथियों वो क्या होते हैं, विस्थापित, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो मेपल, आम, सहजन, आक। तो प्यारे साथियों इस पौधे की यदि हम बात करें तो ये जो पौधा होता है इसका नाम है आक। क्या नाम है इसका, आक। इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसी आक नामक पौधे को यदि देखा जाए तो इसको मंदार के नाम से भी जाना जाता है, वहीं इसको आक के नाम से आप लोगों को पता है, इसको अर्क के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे अकोवा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अकोवा। ये सारे के सारे नाम जो है वो कौन से वृक्ष के, आक के हैं। ठीक, और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो है इसे अकवन भी कहते हैं। कुछ स्थानों पर इसी वृक्ष को अकवन, यानी कि मंदार, आक, अर्क, अकोवा, अकवन, इन सभी के नामों से जाना जाता है। ये एक कैसा पौधा होता है, तो ये एक औषधि पौधा है। ये कैसा पौधा है, औषधि पौधा है, जिसका इस्तेमाल जो है औषधि के रूप में किया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। वहीं इसका वनस्पतिक नाम की यदि हम बात करें तो केलोट्रोपिस। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम, केलोट्रोपिस।
केलोट्रोपिस इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो होता है क्या होता है, तो ये फल जो होता है इसके अंतर्गत वो आम के समान होता है, जिनमें क्या होती है, मुख्य रूप से रुई होती है भैया, ये आपको पता होना चाहिए। तो केलोट्रोपिस जाइगेंटेंटिया, ये इसका पूर्ण रूप से वैज्ञानिक नाम है, जाइगेंटिया। ठीक है, चलिए, तो इसका जवाब हो गया ओक, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिमालय मेपल एक औषधि पौधा है। कौन सा है? हिमालय मेपल एक औषधि पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखा जाता है, ये आप लोगों को बताना है कि इसे किस समूह में रखा जाता है। चलो ठीक है भैया, ये भी देख लेते हैं इसे किस समूह में रखा जाता है। प्रचुर या बाहुल क्षेत्र में, दूसरा अन्य स्थानिक क्षेत्र में, संकट संपन्न में, या स्थानिक में। तो इस प्रश्न की यदि हम बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 12वें का सही उत्तर है डी, यानी कि स्थानिक क्षेत्र में। ठीक, हिमालय मेपल की यदि हम बात करें तो मेपल की एक ये एशियाई प्रजाति है। किसकी है ये? जो मेपल पौधा होता है इसकी एक एशियाई प्रजाति है ये आपको पता होगा, एशियाई प्रजाति है। ठीक है, वहीं यदि देखा जाए तो ना तो ये प्रचुर बाहुल में शामिल है या अन्य स्थानिक में, ना संकट संपन्न में। ये जिसमें शामिल है वो है किसमें? स्थानिक में। ठीक है, हिमालय मेपल की जो कुछ प्रजातियां हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है, जो सीजियम, एशर वगैरह, ये इसकी क्या है? प्रजातियां हैं। इसकी जो छाल होती है हिमालय मेपल की वो कैसी होती है? तो इसकी जो छाल होती है बच्चों ध्यान रखना, ये भूरे रंग की होती है। किस रंग की होती है इसकी छाल? भूरे रंग की होती है। लगभग ये कितने फीट का पौधा होता है? तो ये लगभग 82 फीट ऊंचा पौधा होता है। कितने फीट ऊंचा होता है? तो 82 फीट ऊंचा पौधा होता है, जो कि मुख्य रूप से आपको पता है हिमालय वाले क्षेत्र में, जिसमें मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चीन वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, चलो, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था जो कि आप लोगों को बता दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? आपके सामने यहां पर जड़ के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा जड़ नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आलू, मूली, टेपियोका, शकरकंदी। तो यहां पर यदि हम बात करें तो जड़ क्या होती है? तो पौधे का भूमिगत भाग, किसका? जो पौधा होता है इस पौधा का जो भूमिगत भाग होता है, भूमिगत मतलब जो भूमि के अंदर वाला भाग, उसे हम बोलते हैं जड़। तो ये जड़ जो होता है ये क्या करता है? जड़ जो होता है पौधों के अंतर्गत मुख्य रूप से एक तरीके से खनिज, भोजन, इन सभी का संवहन करने का काम करता है। तो यहां पर आप लोगों के सामने इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 13वें का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि आलू। आलू एक जड़ नहीं है, आलू एक तने का रूप है। बाकी मूली, टेपियोका, शकरकंदी, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ये है जड़ के उदाहरण। और भी आप लोगों के सामने मैं बता दूं, जैसे कि चुकंदर। ठीक है, ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि जड़ के उदाहरण और कौन कौन से हैं। चुकंदर के अलावा यदि आप देखोगे भैया गाजर, तो ये भी उसी का उदाहरण है। कौन कौन से बता दिए? तो मूली है, चुकंदर है, गाजर है, टेपियोका है, शकरकंदी है, सब ये किसके उदाहरण हैं? तो ये है जड़ के उदाहरण। चलिए, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्र में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यानी कि ऐसे पौधे जो खारे जल वाले क्षेत्र में उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समोद्भिद यानी कि मिजोफाइट, आतपोद्भिद यानी कि हिलियोफाइट, मरोद्भिद यानी कि जेरोफाइट, और लवण मृदोद्भिद यानी कि हेलोफाइट। तो जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्र में उगते हैं उन्हें जिस नाम से जाना जाता है वो है लवणोद्भिद। और लवणोद्भिद क्षेत्र में पाए जाने वाली जो वनस्पति होती है उनमें मुख्य रूप से जो वनस्पति है उसका नाम है मैंग्रोव वनस्पति। कौन सी वनस्पति है? मैंग्रोव वनस्पति। और मैंग्रोव वनस्पति में मुख्य रूप से जो वृक्ष आते हैं वो कौन से वृक्ष आते हैं? तो ये सुंदरी वृक्ष आते हैं। और ये सुंदरी वृक्ष जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं वो कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन कहां पर पाए जाते हैं? केरल तट के सहारे, तमिलनाडु तट के सहारे, गुजरात तट के सहारे, या उड़ीसा तट के सहारे। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन वो वन होते हैं जो एक तरीके से देखा जाए तो मुख्य रूप से जो शुष्क क्षेत्र होता है वहां पर ये पाए जाते हैं। यहां पर देखा जाए तो जहां पर दोनों मानसून से वर्षा होती है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से भी और दक्षिण पूर्वी मानसून से भी, तो ऐसा क्षेत्र जो है वो है तमिलनाडु तट के सहारे। तो 15वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है,
नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में समशीतोष्ण वन कहलाते हैं। जो नीलगिरी के अंतर्गत है, अन्नामलाई के अंतर्गत है, पालनी की पहाड़ी है, इनके अंतर्गत जो वन होते हैं समशीतोष्ण वन, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आपके सामने ऑप्शन है शोला, पलास, तेंदू, खेर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों के सामने शोला। क्या हो जाएगा? 16 इसका सही जवाब हो जाएगा। ये एक तरीके से दक्षिण भारत के क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहां पर? ये दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में कौन सा क्षेत्र? जो पर्वतीय क्षेत्र है, उस पर्वतीय क्षेत्र पर पाए जाने वाले वन हैं। उनके अलावा यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से 16 वन जो है वो कर्नाटक राज्य में, इसके अलावा केरल राज्य में, ठीक, उसके अलावा तमिलनाडु राज्य में भी पाए जाते हैं। ठीक, इन्हीं 16 वन की यदि हम बात करें तो इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो 16 वन को बादल वन भी कहते हैं भैया, याद रखिएगा। जो 16 वन हैं, इन 16 वन को और किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इन्हें बादल वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? बादल वन भी कहा जाता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो कि 16 शब्द जो आया है, ये कहां से आया है? तो एक तमिल शब्द है जिसका नाम है सोलई। क्या है? सोलई। इस सोलई शब्द से ही बना है कौन सा शब्द? आपका 16 शब्द बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है 17वां। भारत की आर्द्र भूमि को निम्नलिखित में से कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? ये आप लोगों को पता होगा कि वेटलैंड जो है, इस वेटलैंड को कितने भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने 5, 6, 7, 8। तो आप लोगों को बताना है कि कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, तो 17वें का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 भाग। ठीक, तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया वेटलैंड क्या होते हैं। तो जो आर्द्र भूमि क्षेत्र होता है या जो निम्न भूमि क्षेत्र होता है, निम्न भूमि क्षेत्र, और निम्न भूमि क्षेत्र को ही बोला जाता है वेटलैंड। क्या बोला जाता है? वेटलैंड बोला जाता है। तो आप लोगों को यह भी पता होगा कि भारत के अंतर्गत 2024 की यदि मैं बात करूं तो 2024 के अंतर्गत टोटल रामसर साइट या फिर आर्द्रभूमि क्षेत्र कितने हैं? तो टोटल आर्द्रभूमि क्षेत्र 85 हैं। ठीक, वहीं पहला रामसर साइट आपसे पूछे कि भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है? तो भारत का पहला रामसर साइट जो है वो है चिल्का झील। और ये कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, वहीं यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा रामसर साइट क्षेत्र कौन सा है या सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है, सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है, तो इसका नाम हो जाएगा रेणुका वेटलैंड। कौन सा सबसे छोटा? रेणुका वेटलैंड हो जाएगा, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 18। भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग हुआ था। यानी कि आपको पता होना चाहिए यहां पर सामाजिक वानिकीकरण के बारे में कि ये क्या है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को पता ये भी होना चाहिए कि इसका पहली बार प्रयोग किया गया था 1966 में, 1985, 1976, 1986। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1976। यानी कि भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग हुआ था 1976 में। सर सामाजिक वनीकरण का मतलब क्या होता है? तो लोगों के लिए, लोगों द्वारा और लोगों के साथ वनों का प्रबंधन और संरक्षण करना ही एक तरीके से क्या है? सामाजिक वनीकरण है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, जमीन को बंजर होने से बचाने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? पेड़ पौधे लगाना चाहिए। ये एक तरीके से क्या है? तो ये सामाजिक वनीकरण है। ठीक, लकड़ियों को काटना नहीं चाहिए, ये भी एक तरीके से क्या है? सामाजिक वनीकरण है। लकड़ियों के अलावा बहुत सारी औषधि चीजों को प्राप्त करने के लिए हम पौधों को काट देते हैं, तो वो हमको नहीं करना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये किसके अंतर्गत आती है? सामाजिक वनीकरण के अंतर्गत आती है। चलिए अगला प्रश्न है, सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। जो सुंदरी है ये किसकी एक प्रजाति है, या आप लोगों को पता होना चाहिए? उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन की, ठीक, उष्णकटिबंधीय कटीले वनों की, मैंग्री वनों की, या फिर यदि हम बात करें आप लोगों के सामने यहां पर एक ऑप्शन दे रखा है ऊंचे पर्वतीय वनों की। तो सुंदरी एक यदि देखा जाए तो मैंग्रोव वन की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है ये? मैंग्रोव वन की प्रजाति है, जो मुख्य रूप से कहां पर पाया जाता है? तो ये वेस्ट बंगाल वाला जो क्षेत्र है, जिसे हम पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र कहते हैं, वहां पर है। और यहाँ पर कौन से वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं? तो यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष ही ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक, और इन्हीं सुंदरी नामक वृक्ष के कारण दुनिया के एक सबसे बड़े
बड़े डेल्टा जिसका निर्माण गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी जब दोनों आपस में मिलती है, तो दोनों जब आपस में मिलती है तो इसे जिस नाम से जाना जाता है तो उसे हम पद्मा बोलते हैं। और इसी पद्मा के नाम से दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण हुआ है, जो कि है सुंदरवन डेल्टा। और इस सुंदरवन डेल्टा का नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो सुंदरी वृक्ष के नाम पर पड़ा है। और ये डेल्टा किस खाड़ी में है, तो ये भी आपको पता होगा कि यह है बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र के पास में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। एक औषधि पौधा हिमालयन यू टेक्सास वालाचियाना कहां पाया जाता है? यानी कि जो हिमालयन यू है ये मुख्य रूप से कहां पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश और असम, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो मुख्यतः ये ऊंचाई वाला क्षेत्र है जहां पर हिमालयन यू प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि होती है? यानी कि वनों को काटने के दौरान वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, ओजोन की, जलवाष्प की, ऑक्सीजन की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो पेड़ पौधे किसको ग्रहण करते हैं? तो पेड़ पौधे की यदि हम बात करें वो ग्रहण जिस गैस को करते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और यदि हम बात करें छोड़ते किसको हैं, तो छोड़ते हैं किसको भैया? O2 को। जब पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो उनका ग्रहण कम होगा, और ग्रहण कम होगा तो वायुमंडल में इनकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, प्राकृतिक संसाधन होते हैं जल, खनिज, लकड़ी, उपरोक्त सभी। तो प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है जो हमें किससे प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जो प्रकृति से प्राप्त होने वाले साधन होते हैं उन्हीं साधन को हम बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें जल, खनिज, लकड़ी ये तीनों शामिल है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए, कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? जो कीट भक्षी पादप, सर कीट भक्षी पादप का मतलब क्या होता है? तो कीट भक्षी पादप का मतलब होता है जो कीटों का भक्षण करते हैं। कीटों का भक्षण करने वाले जो पादप होते हैं उनको बोला जाता है क्या? उन्हें बोला जाता है कीट भक्षी पादप। ठीक, तो जहां पर ये उगते हैं उस उगने वाले क्षेत्र पर कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है ये आप लोगों को बताना है। प्यारे साथियों, अभी तक आप लोगों ने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये जो क्लास है ये आप लोगों के लिए ही बनाई जा रही है, आप लोगों के लिए ही, ताकि कहीं ना कहीं आप आपकी एग्जाम में सफल हो, उसके लिए इसको तैयार किया जा रहा है। और ऐसे ऐसे प्रश्न को लिया जा रहा है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछले प्रीवियस ईयर में टॉपिक में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोगों को ये प्रश्न करवाए जा रहे हैं। तो आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर देना है नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, पोटेशियम। तो एक तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने नाइट्रोजन। 23 का सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक, अब कीटभक्षी जो पादप हैं इनके उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दूं कि जो कीटभक्षी पादप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें घटपर्णी, कौन सा? घटपर्णी जो एक पादप है ये कीटभक्षी पादप है। दूसरा एक है वीनस फ्लाइस, वीनस फ्लाइस ट्रैप, फ्लाइस ट्रैप। ये भी क्या है? तो ये भी एक तरीके से वो पौधा है जो एक तरीके से कीटों का क्या करता है? भक्षण करता है, जीवों को खाकर अपना पोषण करता है। तीसरा एक है सनडियू। ठीक है, सनडियू ये पादप भी एक ऐसा पादप है जो कीटों का भक्षण करता है। एक है मक्खा जाली, मक्खा जाली। ठीक, तो अब आप लोगों के सामने यहां पर क्लियर हो गया होगा कि ये सब कैसे होते हैं। एक है सरसेनिया, सरसेनिया। यहां पर मैंने आपको एक नहीं लगभग 4 से 5 पौधे के नाम बताए। घटपर्णी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। घटपर्णी, वीनस फ्लाइस ट्रैप, सनडियू, मक्खा जाली, सरसेनिया, ये सब किसके उदाहरण हैं? कीटभक्षी पादप के उदाहरण हैं। ये पादप जो होते हैं ये कैसे होते हैं? तो ये सारे के सारे पादप होते हैं विषमपोषी। कैसे होते हैं? विषमपोषी मतलब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, या फिर हम यूं कहें कि यदि देखा जाए तो ये पौधे जो हैं अपने भोजन को स्वयं संश्लेषित करने की क्षमता रखते हैं। ठीक, ये आंशिक रूप से कैसे होते हैं? तो आंशिक रूप से यदि देखा जाए तो आंशिक रूप से जो होते हैं ये विषमपोषी होते हैं। आंशिक रूप से कैसे होते हैं? विषमपोषी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? तो वृक्ष का उदाहरण कौन सा है ये आप लोगों को बताना है कि कौन सा उदाहरण है। ठीक है, बरगद है,
उसके बाद यदि देखा जाए तो आपके सामने यहाँ पर जो है क्या गुलाब है, मेहंदी है, तुलसी है। तो इसकी यदि हम बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वृक्ष के रूप में जो है वो है बरगद। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालिसिस। क्या है? फाइकस बेंगालिसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। वहीं आपको ये भी पता होगा, मैंने आप लोगों को पहले की क्लासेस में पढ़ाया है, ये मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष भी है। दूसरा, भारत का भी जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है? बरगद ही है। ठीक है। बाकी गुलाब, मेहंदी, तुलसी, तुलसी क्या है? एक औषधि पौधा है, ये आप लोगों को मैं बता चुका हूं, जिसका उपयोग घर औषधि में करते हैं। गुलाब क्या है? तो गुलाब एक बहुवर्षीय पौधा है। कैसा पौधा है ये? बहुवर्षीय पौधा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुवर्षीय के अलावा गुलाब को झाड़ीदार के अंतर्गत भी काउंट किया जाता है। ये झाड़ीदार पौधा है। झाड़ीदार के साथ साथ ये एक कैसा पौधा है? कटीला पौधा है, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? कांटे पाए जाते हैं। ठीक। और दूसरी बात, ये एक सुगंधित पौधा है, क्योंकि इससे खुशबू वगैरह भी आती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 25। कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? यानी कि कांटेनुमा पत्ती जो होती है उनको बताकर जो शिक्षक है वो कौन से पौधों को पढ़ाना चाह रहा है? स्थली, जली, उभयधर्मी, मरुस्थली। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा मरुस्थली, क्योंकि मरुस्थली पौधे वो होते हैं जो झाड़ीदार होते हैं, और जो झाड़ीदार वृक्ष होते हैं इनकी विशेषता होती है कि इनमें क्या पाए जाते हैं? कांटे। और यहाँ तक कि इनकी जो पत्ती होती है वो पत्ती किसके रूप में कन्वर्ट हो जाती है? तो कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? मतलब जो पर्यावरण को समाप्त करने वाला घटक कौन सा नहीं है? ठोस अपशिष्ट फेंकना, वनों को काटना, वनोन्मूलन का मतलब वनों को काटना, जीवाश्मी ईंधन का उपयोग करना मतलब जमीन के अंदर से खनिज या फिर जो जीवाश्म है उसको निकालकर उसका प्रयोग करना। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वन रोपण, क्योंकि वनों को रोपने से पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा बल्कि वनों को फायदा होगा, पर्यावरण को फायदा होगा। चलिए, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण से होती है? जो पत्तियां होती है इन पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति जो होती है वो किसके कारण होती है? ग्लूकोज के कारण होती है, नाइट्रोजन के कारण होती है, क्लोरोफिल के कारण होती है, या फिर यदि हम देखें तो ऑक्सीजन के कारण होती है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो है किसकी वजह से पत्ती का हरा रंग होता है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों आपको मैं बता दूं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल नामक वर्णक जो होता है इसके कारण जो पत्तियां होती है इनका रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल। वहीं कुछ और भी यदि हम बात करें पादप वगैरह की तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसमें कौन सा रंग होता है या किसकी वजह से होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको पता होता है टमाटर, टमाटर का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल रंग होता है। तो टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपीन नामक वर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपिन। वहीं यदि हम बात करें एक और आपको पता होना चाहिए कि गाजर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो गाजर का भी लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो गाजर का लाल रंग भी लाइकोपिन नामक वर्णन के कारण होता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आता है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है भैया। वहीं आपके सामने एक और मैं बता दूं, पपीता जो होती है इस पपीता का जो रंग होता है भैया वो कैसा होता है? पीला होता है। तो पपीते का रंग पीला होता है, ये किसके कारण होता है? तो उसमें मौजूद यदि देखा जाए तो एक तरीके से क्या होता है? जेंथोफिल नामक पिगमेंट होता है। ठीक। जिसे कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं हम? केरिकोजेंथिम पिगमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। हल्दी का रंग पीला क्यों होता है भैया? तो हल्दी का जो रंग पीला होता है उसमें मौजूद करक्यूमिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? करक्यूमिन। ये हल्दी की बात हो रही है। हल्दी में का जो पीला रंग होता है वो करक्यूमिन नामक वर्णन के कारण होता है। ठीक है। वही मैंने आप लोगों को बताया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने आपको बताए हैं उनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ समर्पित है? यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो वन्य में रहने वाले जीव हैं उन जीवों के संरक्षण के लिए कौन सा जीव एक तरीके से या कौन सा संगठन एक तरीके से जिम्मेदार है। तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने WWF फॉर नेचर। ठीक। दूसरा, भारतीय वन जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन जीवन कार्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 28 का वो हो जाएगा WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो कि कहां पर है? भारत में है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है,
29 पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न में से किस पुस्तक को तैयार किया। यानी कि IUCN के द्वारा जो जीव जंतु है और पेड़ पौधे हैं इनकी जो प्रजातियां विलुप्त हो जाती है तो उसके लिए कौन सी बुक को जारी किया गया है। श्वेत डाटा बुक को किया गया है, रेड डाटा बुक को, नील डाटा बुक को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेड डाटा बुक। क्या हो जाएगा? रेड डाटा बुक हो जाएगा। अब यहाँ पर IUCN के बारे में आपको पता होना चाहिए कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भैया आप लोगों से कि IUCN जो है, इस IUCN की यदि हम बात करें कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो IUCN का फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बता दिया है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। वहीं इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो IUCN का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो ये जेनेवा में है। और जेनेवा पड़ता कहाँ पर है? तो ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। इसके द्वारा जो बुक जारी की गई है उस बुक का नाम क्या है? रेड डाटा बुक है। चलिए अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रेरणता है। यह आपको बताना है कि भैया जो चिपको आंदोलन है इसके प्रेरणता कौन है। तो ऑप्शन में है आप लोगों के सामने किरण बेदी, दूसरा है सुंदरलाल बहुगुणा, उसके बाद है आप लोगों के सामने मेधा पाटेकर, या इनमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन की यदि हम बात करें तो ये किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है ये है पर्यावरण से संबंधित। किससे संबंधित है? ये पर्यावरण से संबंधित। इसको चलाया किसने था? तो इसको चलाया था गोरा देवी ने। किसके द्वारा चलाया गया था इसको? यदि हम बात करें कि इसको चलाया किसके द्वारा गया था तो ये गोरा देवी के द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो पर्यावरण की क्या करना? रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत के कौन से राज्य में इसको लेकर एक तरीके से चलाया गया था? तो उत्तराखंड राज्य में। कौन से राज्य में? उत्तराखंड राज्य में इसको चलाया गया था, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए इसको चलाया गया था। ठीक है। हालांकि ये बाद में कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि अब वर्तमान में उत्तराखंड के अंतर्गत एक जिला आता है जो कि है चमोली। वहां पर इसकी पहली बार क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। तो इसके प्रेरणता जो है वो किसको कहा जाता है? तो इसके प्रेरणता याद रखिएगा, इसके प्रेरणता जो है वो है सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध करना, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, वन्य प्राणियों का संरक्षण, चारागाहों का विकास। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का क्या करना? प्रबंधन करना, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 32, चिपको आंदोलन के जनक गोरा देवी। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि जो चिपको आंदोलन है, इस चिपको आंदोलन के अंतर्गत जो गोरा देवी थी, इन गोरा देवी की यदि हम बात करें तो इनका संबंध किस गांव से था? ठीक, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। रेणी गांव, मानमती, थिरपाक या हाट गांव। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो इनका जो मुख्य स्थान जो था वो था रेणी गांव। कौन सा गांव था? ये रेणी गांव का इनका माना जाता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं यदि हम बात करें भैया इनके बारे में और भी आता है, रेणी गांव के अलावा इनका एक और नाम मिलता है लाता गांव। कौन सा गांव मिलता है? लाता गांव जो था इनमें इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, जो कि कहां पर पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कहां पर पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है। वहीं यदि देखा जाए तो जो गोरा देवी है इनको ओन किस नाम से जाना जाता है? तो गोरा देवी को चिपको वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चिपको वुमेन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं वृक्षों की रक्षा के लिए इन्हें चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 33, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता कैसी होती है? बढ़ती है, घटती है या स्थिर रहती है? तो देखो हम बात करें, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी की यदि हम बात करें तो ये बीच में विषुवत रेखा है, और ये जो पोल है ये नॉर्थ पोल है, और ये पोल कौन सा है? साउथ पोल। तो इससे यदि हम इधर की ओर बढ़ते हैं या इससे ध्रुव से हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं, यानी कि जो भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र हैं इधर की ओर यदि हम आते हैं, तो जैव विविधता की यदि हम बात करें तो जैव विविधता जो होती है भैया वो होती है बढ़ती है, क्योंकि इस क्षेत्र में यदि देखा जाए तो वर्षा जो होती है वो क्या होती है? तो इस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा से ज्यादा होती है, और जिस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है वहां पर जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी जगह के फ्लोरा तथा फना सूचित करता है। फ्लोरा तथा फना जो है किस चीज को सूचित करता है ये आपको पता होना चाहिए। पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, दूसरा मछलियों एवं पेड़ पौधों को, तीसरा आप लोगों के सामने दे रखा है क्या? जंतुओं एवं
मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये है क्या। तो यहाँ पर फ्लोरा और फना की यदि हम बात करें भैया कि फ्लोरा और फना क्या है, तो यहाँ पर किस चीज को दर्शाता है, तो फ्लोरा और फना जो है वो पेड़ पौधे एवं जंतुओं को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों के सामने क्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो किसी भी एक क्षेत्र की जो वनस्पति होती है उस वनस्पति को जो कहा जाता है वो कहा जाता है फ्लोरा। किसी एक सम्मिलित जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र की जो वनस्पति होती है भैया उसे बोला जाता है, तो क्या, उसे बोला जाता है फ्लोरा। और जो जंतु यानी कि प्राणी जगत जो होता है उसे बोला जाता है फना। ठीक, यानी कि जो फ्लोरा होता है, फ्लोरा, ये फ्लोरा किस चीज को दर्शाता है, तो फ्लोरा जिस चीज को दर्शाता है भैया वो दर्शाता है वनस्पति जात को, वनस्पति जात को। ये एग्जाम में आता है कि फ्लोरा किस चीज को दर्शाता है, वनस्पति जात को, और फना किस चीज को दर्शाता है, तो फना जो है वो दर्शाता है भैया प्राणी जात को। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं, तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि ये आप लोगों को बता चुका हूं। इसका उत्तर बहुत ही शानदार और बहुत ही सटीक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 36। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है नीले रंग में, पीले रंग में, लाल में, हरे में। तो यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसमें ज्यादा होती है वो रंग होता है इनमें कौन सा, लाल रंग। वैसे रंग की यदि हम बात करें तो रंग यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इंद्रधनुष के आधार पर भी, और रंग जो है इनको याद रखने के लिए बेजानी हापी नाला, बेजानी हापी नाला नामक एक तरीके से ट्रिक कह सकते हो, वो ट्रिक है जिससे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वनों के महत्व के कारण हैं, तो वनों के महत्व के कारण क्या है, ग्रीन गोल्ड है, ग्रीन आइलैंड है, ग्रीन हाउस है, या फिर यदि आपके सामने देखा जाए तो क्या है भैया, तो यह है ग्रीन सिल्वर। तो वनों के महत्व के कारण की यदि हम बात करें तो वनों के महत्व के कारण का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि किस चीज को दर्शाता है, वो दर्शाता है ग्रीन गोल्ड को। किसको दर्शाता है ये, तो 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन गोल्ड। तो वनों के महत्व का कारण जो है वो किस चीज का है, ग्रीन गोल्ड का। ठीक, यानी कि ये किस चीज को दर्शाता है, ये किस चीज के संदर्भ के बारे में बात करें तो पर्यावरण के अनुकूल सोना, हरे रंग का सोना मिश्र धातु को दर्शाता है ये। ठीक है, यानी कि सोने को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता चुका हूं भैया। चलिए अगला प्रश्न है, वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को क्या कहते हैं, यानी कि वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षण को क्या कहते हैं, अनुकूलन, परजीविता, रूपांतरण या उक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुकूलन, यानी कि कोई सा भी जीव जंतु है अपने अनुसार उस एक परिवेश में रहने के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, अनुकूलन। परजीविता क्या होती है, जो दूसरे के ऊपर जीवन यापन करना या दूसरों के ऊपर आधारित रहकर भोजन का निर्माण करना। रूपांतरण यानी कि ऊर्जा जो होती है इसका हमेशा क्या होता है, रूपांतरण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं, यानी कि वो भोजन तो बनाते हैं लेकिन उस भोजन को बनाने में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। दूसरा ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश एवं जल। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश एवं पर्णहरित। कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल एवं सूर्य का प्रकाश। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की, जल की, सूर्य के प्रकाश की और पर्णहरित, इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है किस चीज के लिए, भोजन का निर्माण करने के लिए या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है, यानी कि एक तरीके से ऐसा कौन सा युग्म है इन चारों में जो पेड़ पौधों में भी मिलता है, पेड़ों में भी मिलता है वह गुण, और जंतु में भी वह गुण मिलता है। तो पेड़ों और जंतु दोनों में मिलने वाला जो गुण है वो ही एकमात्र है, जो कि है वृद्धि और प्रजनन, क्योंकि पेड़ पौधों में भी वृद्धि होती है और प्रजनन भी होता है। ऐसे ही जो जीव जंतु है उनमें भी वृद्धि भी होती है और प्रजनन भी होता है। वैसे आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा जो जीव जंतु है और पेड़ पौधे हैं इनकी सबसे पहली जो इकाई होती है वो होती है प्रजनन, यानी कि यदि प्रजनन नहीं करे तो वो अपनी अगली इकाई में कहीं ना कहीं स्थानांतरित नहीं होंगे। चलिए अगला प्रश्न है,
41। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है। जो पंखुड़ी होती है, जैसे कि आपको पता है, हम मान के चलें कि लगभग ये पुष्प है। ये क्या है भैया? ये पुष्प है। देखो, समझने के लिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हम लोगों ने मान लिया कि ये एक पुष्प है, ठीक। इस पुष्प में यहाँ पर यदि देखा जाए तो ये यहाँ वाला जो क्षेत्र होता है इसका अंडाशय वाला क्षेत्र होता है भैया, ठीक है। और ये जो है होती है, ये क्या होती है? तो ये पत्तियां होती है। बाकी यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो होता है वो पुंकेसर होता है। यहाँ पर क्या होता है? ये पुंकेसर। और इन्हीं पुंकेसरों के ऊपर इस टाइप से आकृति बनी होती है जो कि पराग कोश होते हैं यहाँ पर, ठीक। ये क्या होते हैं? यहाँ पे पराग कोश होते हैं, ठीक। और इन्हीं पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो इन्हीं पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर वर्तिकाग्र, पराग कोश, मूलांकुर, पराग। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पराग। क्या हो जाएगा? पराग हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपने कभी देखा होगा कुछ पुष्प को हम अपने हाथों में लेते तो अपने हाथ जो होते हैं उस पुष्प के रंग के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वो जो रंग होता है वो रंग किसका होता है? पराग कण का होता है। या वो जो हमारे हाथों में रंग लग जाता है वो पराग कण हमारे हाथों से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से उस रंग के हमारे हाथ हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। नेफेंथिस एक पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा पाया जाता है। मतलब एक तरीके से ये जो पौधा है वही हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, कीटभक्षी पौधा हो गया। कैसा पौधा हो गया ये? कीटभक्षी। जिस प्रकार से हमने बात की थी घटपर्णी, एक कैसा पौधा था? कीटभक्षी। तो ये भारत में नेफेंथिस या नेफेंथिस नाम का जो पौधा है ये कहाँ पाया जाता है? असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा मेघालय राज्य में। मेघालय भारत का वह राज्य है जहां पर आपको पता है सर्वाधिक बारिश होती है। और विश्व में सर्वाधिक बारिश वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? मासिनराम है। और ये मासिनराम क्षेत्र जो पड़ता है ये कहां पर पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। प्यारे साथियों, आप लोगों को यहां पर टोटल 50 प्रश्न दूंगा और एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसमें मैंने आपको 2 से 3 प्रश्न के उत्तर नहीं बताए होंगे। मतलब एक प्रश्न से हमने लगभग 3 से 4 प्रश्न को कवर करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहां पर क्वेश्चनों की डिटेल देखने को मिले, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर बना सको। वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या है? वनों का वर्गीकरण करना, वनों पर वन मंत्रालय के नियंत्रण को बढ़ाना, राज्य को अपने भूभाग में आ रहे अभ्यारण्यों पर अधिक स्वायत्तता देना, पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 43 का वो हो जाएगा डी, यानी कि पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। ये वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न है। प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे जो है वो प्रजनन करते हैं, मतलब अपनी एक अगली इकाई को जन्म देते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण है, वाष्पीकरण है, संघनन है या परागण है? तो प्यारे साथियों ये है परागण। कौन सी प्रक्रिया है? परागण। अब यहाँ पर परागण भी 2 प्रकार का होता है। एक तो आपने सुना होगा स्वपरागण। मतलब स्वपरागण का मतलब क्या होता है? तो एक ही पुष्प के जो परागण होते हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे हम बोलते हैं परागण। दूसरा होता है परपरागण। अब परपरागण क्या होता है? तो परपरागण का मतलब जो एक पुष्प होता है, इस पुष्प के जो परागकण होते हैं वो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो उसे बोला जाता है परपरागण। तो स्वपरागण की क्रिया जो होती है वो तो सामान्यतः वैसे बहुत सिंपल तरीके से हो जाती है, लेकिन परपरागण की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? वो कीट के द्वारा भी होती है, वो वायु के द्वारा भी होती है, वो जल के द्वारा भी होती है। इन सभी की आवश्यकता होती है, इन सभी के माध्यम से होता है कौन सा? परपरागण होता है। चलिए अगला प्रश्न है 44 के बाद 45। क्लोन एक है। एकल जनक से प्राप्त पौधे, कायिक रूप से उत्पादित पौधे, अनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान या उपरोक्त सभी? तो क्लोन का यहां पर जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि एकल जनक से प्राप्त पौधे भी जो होते हैं वो क्लोन हैं। कायिक यानी कि शरीर के किसी एक भाग से दूसरे शरीर के किसी भी एक भाग को लेकर दूसरे शरीर का निर्माण करना तो वो भी क्लोन है। और अनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान दूसरे पौधे का निर्माण करना तो वो भी एक तरीके से क्लोन है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए भैया अगला प्रश्न है। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो लौंग एवं केसर की यदि हम बात करें तो जड़ से, तना से, फूल से, फल से। तो लौंग और केसर की यदि हम बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा फूल से।
ठीक है, यानी कि इसको जो प्राप्त किया जाता है वो किया जाता है फूल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ों की जड़ों की नहीं है? जो बरगद के पेड़ हैं इनकी जो जड़ होती है इनकी कौन सी विशेषता नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, बता देंगे। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती है, जड़ें भोजन का भंडारण करती है, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। तो प्यारे साथियों, यहां पर इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों के सामने क्या, 47 का सही जवाब हो जाएगा सी, जड़ें भोजन का भंडारण करती है। ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, बल्कि जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है। बिल्कुल आपने देखा होगा जो बरगद की शाखा होती है उस शाखा से ऐसे नीचे की ओर जड़ें लटकी हुई रहती है। दूसरी बात, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। हाँ, भीतर तो बिल्कुल होती ही है। जड़ें खंभों की तरह इनको सहायता प्रदान करती है, तो बिल्कुल ये भी बात सही है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रहना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। रहना एक लड़की है जो अपने परिवार के साथ कहां पर जाती है भैया, वो अपने परिवार के साथ जाती है केरल। वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई देते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष को देखा? यानी कि जो वो लड़की है रहना, उसने जो हिमाचल प्रदेश जिसकी हम बात कर रहे हैं शिमला, वहां से अलग प्रकार के क्या देखे, पौधे देखे। कहां पर देखे? केरल में देखे। तो उन वृक्षों को वो क्या कहेगी? तो उनको वो कहेगी भैया नारियल कहेगी, सेब कहेगी, लीची कहेगी या फिर चीड़ कहेगी। तो ऐसे वृक्षों को वो जो नाम देगी वो वृक्ष हैं कौन से? नारियल। क्योंकि केरल में जो ज्यादा से ज्यादा वृक्ष पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं भैया आपके सामने नारियल, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है 49, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकरणित पौधे, बीज द्वारा प्रकरणित पौधे, फल द्वारा प्रकरणित पौधे या कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे? तो जो दूर दूर प्रसारित होंगे, दूर दूर उगेंगे, वो होंगे कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे। चलिए आज की क्लास का आखिरी सवाल है, ये आपको पता होना चाहिए। प्याज, आलू, अदरक है जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें या शल्क पत्र? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तना। ठीक है, मैं आप लोगों को इससे पहले जड़ के बारे में भी बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि मैंने अभी तक आप लोगों को जो पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।